नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश तथा भारत की दैनिक समसामयिक की 4 मई का दोस्तों ये आपका करंट अफेयर्स है। इसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हम लोग यहाँ पर प्रश्नों की संख्या जरूर यहाँ पर 5 रख रहे हैं। आप लोग अदर जगह देखते होंगे कि प्रश्नों की संख्या 10 या 15 होती होगी, लेकिन दोस्तों 5 प्रश्न में हम आपको इतना सारा कंटेंट दे देंगे यहाँ पर कि वो आपके 15 या 20 क्वेश्चन के बराबर हो जाएंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, हम आपकी पूरी टेंशन ले रहे हैं। आप अपनी टेंशन छोड़ दीजिए, आप केवल उतना कीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। आपको क्या करना है कि ये सारे प्रश्नों को लिखना है, कॉपी में लिखना जरूर है, नोट्स बनाना, उसके बाद उसका रिवीजन करना है। क्योंकि यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे एग्जाम से पहले तो आप फिर सब कुछ भूल जाएंगे, किसी काम की आपकी ये पढ़ाई लिखाई नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जितने भी हम ये मेहनत से कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहे हैं उन सभी को आपको अपने नोट्स में नोट जरूर करना है यदि आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को हम लोग यहां पर देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न क्या है हमारा, थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। देखिए पहला प्रश्न है मित्रों, हाल ही में 3 मई को, यहां पर दोस्तों मई है, 3 मई को, हाल ही में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 3 मई को क्या मनाया गया दोस्तों? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया। लेकिन इसकी थीम आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, इसकी थीम क्या थी, ये आपको थीम इसकी याद करना है। 3 मई को क्या मनाया जाता है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपका ये मनाया जाता है। क्लियर? अब इसकी थीम क्या थी, ये थीम समझ लीजिए दोस्तों। थीम इसकी रही है अधिकारों के भविष्य को आकार देना, यानी कि जो भी व्यक्तियों के अधिकार हैं उनका जो फ्यूचर होगा। आप लोग दोस्तों वर्तमान में देखते होंगे, वर्तमान के संदर्भ में, कि लोगों के मौलिक अधिकारों का अनेक संस्थाओं के द्वारा, कई बार कई गवर्नमेंट्स के द्वारा भी अधिकारों का हनन होता है और इन सभी से संबंधित जो विवाद हैं वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाती हैं। तो लोगों के दोस्तों अगर देखा जाए तो कई जगह पर मौलिक अधिकारों का हनन होता है और उनके जो व्यक्तिगत अधिकार हैं, उनके जो मानव अधिकार हैं, उनका भी कई जगह पर हनन होता है। तो इसकी थीम इसीलिए यहां पर रखी गई है, अधिकारों का जो भविष्य है, जो फ्यूचर है ऑफ द राइट, उसको आकार देना। और अभिव्यक्ति, दोस्तों ये खास करके यहां पर याद रखना है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अन्य सभी मानव अधिकारों के चालक के रूप में होगी। अन्य सभी मानव अधिकारों को, जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं, उन सभी को चलाने के लिए जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है दोस्तों, वो क्या होगी, अन्य सभी अधिकारों के चालक के रूप में यहां पर मानी जाएगी। ये इसका क्या है दोस्तों, इसकी थीम है इस बार की। 3 मई को क्या मनाया गया? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये आर्टिकल यहां पर हम 19 की बात करेंगे दोस्तों। संविधान का जो आर्टिकल 19 है, यहां पर हम अनुच्छेद 19 की बात करने वाले हैं आगे चल करके, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है। देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में थोड़ा सा अब यहां पर समझ लीजिए। जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है इसके बारे में देख लीजिए क्या है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य दोस्तों प्रेस की आजादी को सम्मान देना। प्रेस की जो आजादी है दोस्तों, इसको क्या करना, इसकी रिस्पेक्ट करना, इसको सम्मान देना, ये इसका उद्देश्य है, ये दिवस मनाने का उद्देश्य है। ये भी बात मित्रों जो है आपको याद रखनी है। अच्छा, इसकी शुरुआत दोस्तों 1993 से हुई थी दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। जो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है दोस्तों जो, और उसकी जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन की, यूएन दोस्तों है जो दोस्तों आपका यूनाइटेड नेशन है, और इसकी कुल 6 संस्थाएं हैं। कितनी संस्थाएं इसकी दोस्तों? 6 संस्थाएं हैं। तो इनमें से एक महत्वपूर्ण संस्था है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा। दोस्तों इसको विश्व की संसद भी कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा को। तो इसके द्वारा दोस्तों 1993 में जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है इसकी शुरुआत की गई थी 1993 में। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा दोस्तों, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, दोस्तों जो आरएसएफ है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये एक संस्था है दोस्तों, और ये एक सूचकांक जारी करती है। कौन सा सूचकांक जारी करती है दोस्तों? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये आपको इसका सूचकांक याद रखना है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये दोस्तों इंडेक्स जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था के द्वारा। और ये संस्था इस सूचकांक के माध्यम से दोस्तों दुनिया भर में अधिकारों के बारे में रैंकिंग जारी करती है कि दोस्तों कौन सा देश प्रेस के फ्रीडम के मामले में कितने नंबर पर आया है। तो इसमें भारत की रैंक देखेंगे दोस्तों, 2022 के इसके आंकड़े अभी तक उपलब्ध हैं दोस्तों।
2022 के आंकड़े जो उपलब्ध हैं, इनमें से 150वीं रैंक आई है भारत की। कौन सी रैंक आई है दोस्तों? 150 रैंक। अगर 21 के आंकड़े देखें तो उसकी तुलना में दोस्तों भारत यहां पर पीछे ही गया है, भारत इस रैंक में नीचे ही गिरा है। 180 देशों में से 2022 में 150वीं रैंक भारत की आई है। और ये सूचकांक जो विश्व प्रेस सूचकांक है, इंडेक्स है, ये किसके द्वारा जारी किया? आरएसएफ के द्वारा दोस्तों यह जारी किया गया, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। क्लियर? चलिए इसके आगे देखते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, यहां पर प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। आपने संविधान का आर्टिकल 19 पढ़ा होगा दोस्तों। आर्टिकल 19 दोस्तों, जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, वो अनुच्छेद 19 से प्रारंभ हो जाता है और दोस्तों अनुच्छेद 22 तक जाता है आपका क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। तो इनमें से दोस्तों अनुच्छेद 19 में यहां पर आपको 6 प्रकार की पूरी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। और इनमें से जो पहले नंबर की है दोस्तों, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1)(a) में। क्लियर? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है दोस्तों, कौन सी है? यहां पर लिख देंगे, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहां पर दोस्तों आपको दी गई है। स्वतंत्रता यहां पर प्रदान की गई है अनुच्छेद 19 में। क्लियर? तो यहीं पर दोस्तों इसी में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता आपकी आती है। और इसके अंतर्गत दोस्तों वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कई सारे अन्य अधिकार भी आते हैं। जैसे आपका मीडिया की स्वतंत्रता आती है, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार आता है, कोई आपका फोन हैक नहीं कर सकता है। निजता का अधिकार भी दोस्तों यहां पर आपको वो आर्टिकल 19 में मिलेगा, निजता का अधिकार। 21 में 21 में यहां पर वो नहीं रहेगा, लेकिन यहां पर जितने भी मीडिया से संबंधित चीजें हैं वो सारे यहां पर आपको राइट दिए जाते हैं। और ये आपका फंडामेंटल राइट है दोस्तों, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना दोस्तों। आपको यहां पर आर्टिकल 19 के इस ये जो आपका प्रावधान है, इसके तहत आपको बोलने की आजादी दी जाती है। किसकी आजादी दी जाती है दोस्तों? बोलने की, स्पीच की स्वतंत्रता है यहां पर मित्रों आपको। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उन पर भी कोई ना कोई लिमिट है, अर्थात हमारे मौलिक अधिकार लिमिटलेस नहीं है, इन पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जब दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगता है तब इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल जब राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है तब इन सारे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है दोस्तों। केवल आर्टिकल 20 और 21 को जो है तो छोड़ करके, 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सभी मौलिक अधिकार आपके निलंबित हो जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। यहां पर दोस्तों आपको बोलने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गालियां बकोगे। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि आप कुछ भी बोलोगे, आप किसी को गाली दे रहे हो और बोल रहे हो नहीं नहीं हमें तो आर्टिकल 19 ने कहा है कि आपको बोलने की आजादी है। तो बेटा ये बात भी ध्यान रखना है अपन को कि हमारी बोलने की आजादी के चक्कर में किसी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, ये बात भी याद रखनी है। पता चला कल के दिन आप किसी को गरिया के आ जाए यहां पर, है ना, और फिर बोले कि नहीं हमारे करंट अफेयर वाले सर ने तो बताया था कि आर्टिकल 19 में लिखा है कि बोलने की आजादी है। तो दोस्तों अधूरा ज्ञान जो है बहुत खतरनाक होता है, इसलिए आपको पूरा ज्ञान जरूर यहां पर लेना है। तो इन पर बाउंडेशन लगा है कि आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं जिससे दोस्तों जो आपके आसपास के लोग रहते हैं उनको कुछ नुकसान हो जाए, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचे, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचे, ऐसा कुछ आप नहीं बोल सकते हैं। ये आर्टिकल 19 में दोस्तों यह बात आपको यहां पर याद रखनी है। क्लियर? अच्छा, कुछ और दिवस भी देख लेते हैं। जैसे आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को, तो मई महीने के कुछ और दिवस भी देख लेते हैं। जैसे हमने 1 मई का अभी जस्ट आपको पढ़ाया था एक दिन, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस के बारे में हमने आपको दोस्तों सारा कुछ बताया था। 1890 से यह प्रारंभ हुआ था मजदूर दिवस। अमेरिका में आंदोलन हुआ था, वहां पर काम के घंटों को घटा करके 8 घंटे किया गया था मजदूरों के लिए। तो इसीलिए दोस्तों 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये बात हम आपको समझा चुके हैं। क्लियर? अच्छा, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और हेनरी ड्यूनेंट इसके क्या थे? फाउंडर थे। कौन थे दोस्तों? हेनरी ड्यूनेंट इसके क्या थे? फाउंडर थे। यहां पर आप लिखेंगे हेनरी ड्यूनेंट। देखिए दोस्तों एक बात हम आपको यहां पर बताना चाहेंगे, पहले तो लिख लीजिए इसका हेनरी ड्यूनेंट।
इसके कौन थे, रेड क्रॉस के फाउंडर थे, ये आपको लिखना है। देखिए हमने आपको पिछले दिन भी यही बात पढ़ाई थी, हेनरी ड्यूनेंट। जब दोस्तों कोई भी चीज न्यूज में आती है तब हम उसके बारे में फिर से रिवाइज करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि हमारे पहले में लिखा है तो हम आपको दोबारा आप दोबारा नहीं लिखेंगे, इसको जरूर दोबारा अपने हाथों से इसको लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप बार बार लिखेंगे तो वो चीजें आपको रिकॉल होंगी। क्योंकि दोस्तों आप सारे सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, जितने भी आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, आपका एमपीजी के जितने भी सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट पढ़ना हो पढ़ लीजिए, लेकिन दोस्तों जिस दिन एग्जाम में जीके का क्वेश्चन आएगा ना तो आप 100% गलत करके आएंगे, ये दोस्तों मेरा दावा है। क्यों? क्योंकि आपने उन चीजों को रिवाइज नहीं किया है। दोस्तों ये जो आपका है ना, ये करंट अफेयर की क्लास, ये आपका करंट अफेयर के साथ साथ में पूरे जीएस का जितने भी दोस्तों ऑल टोटल विषय हैं उन सभी का दोस्तों यहां पर आपको एक रिवीजन प्रदान करता है, ये बात आप कभी नहीं भूलना। क्लियर? तो हेनरी ड्यूनेंट कौन है आप बताइए। आप हेनरी ड्यूनेंट का ये नाम आप कौन से सब्जेक्ट में पढ़ेंगे? हिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे आप, ये तो कंफर्म है। एमपीजी के पढ़ेंगे तो भी आप इसको स्किप करके जाएंगे, जियोग्राफी पढ़ेंगे तो भी स्किप करके जाएंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे तो भी आप इसको स्किप करके जाएंगे। लेकिन दोस्तों करंट अफेयर में ऐसे सारी चीजों को हमें यहां पर रिकॉल करना होता है। क्लियर? 11 मई को क्या मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। क्लियर? 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। नर्स दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको मित्रों याद रखना है। 12 मई को क्या मनाया जाता है? नर्स दिवस। अच्छा 31 मई जो है दोस्तों, इसको तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस, याद रखना, निषेध वर्ड इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप किसी को बता दें कि तंबाकू दिवस मनाया जाता है, तंबाकू दिवस नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों हमने कई बार ऑफलाइन बैचेस में अपने बच्चों से बातें की हैं, जो हमने पूछा है कि बताइए आर्टिकल 23 और 24 में क्या है, तो वो बताते हैं कि दोस्तों कि सर शोषण का अधिकार है। बेटा शोषण का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। क्लियर? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। पता चला आपको शोषण का अधिकार किसने दे दिया? शोषण का अधिकार नहीं है आर्टिकल 23 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसी तरह से दोस्तों तंबाकू दिवस नहीं है, ये तंबाकू निषेध दिवस है। ये वर्ड जो है दोस्तों थोड़ा सा आप इनको कंफर्म करना सीखिए। क्लियर? तो आपको यहां पर इतने वर्ड, ये आपको दिवस हैं जो ये मई महीने की याद रखने हैं। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है। हाँ देखिए दोस्तों, यहां पर अगला आपका प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसको आपको समझना चाहिए। देखिए ये अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा, देखिए हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी तैयारी सूचकांक 2023 में, यहां पर दोस्तों निर्यात तैयारी है। क्लियर? क्या है? निर्यात। निर्यात तैयारी सूचकांक 2023 में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? निर्यात। निर्यात का मतलब होता है दोस्तों एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के मामले में दोस्तों 2023 में मध्य प्रदेश का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है मध्य प्रदेश का तैयारी निर्यात सूचकांक में। क्लियर? तो ये बात मित्रों आपको यहां पर याद रखनी है, 7वां स्थान है मध्य प्रदेश का। अच्छा अब आपसे यहां पर पूछा जाएगा कि पहला स्थान किसका है, तो आप यहां पर बताएंगे पहला स्थान किसका है। देखिए पहला स्थान, हाँ प्रथम स्थान पर कौन आया है दोस्तों तैयारी निर्यात सूचकांक में? ये गुजरात है दोस्तों, गुजरात है यहां पर, ये याद रखना है। कौन सा है दोस्तों? यहां पर गुजरात है तैयारी निर्यात सूचकांक में, पहले नंबर पर गुजरात है। और गुजरात में दोस्तों कांडला बंदरगाह है, ये भी आपको याद रखना है। ये बंदरगाह वाला राज्य है दोस्तों, इसलिए तैयारी निर्यात सूचकांक के मामले में दोस्तों ये पहले नंबर पर है, मध्य प्रदेश का 7वां स्थान आया है। अच्छा ये सूचकांक जारी बेटा किसने किया है? तो ये आपको याद रखना है, ये जारी किया है नीति आयोग ने। तो नीति आयोग के बारे में हम आपको यहाँ पर कुछ बातें कंफर्म करवाएंगे। नीति आयोग के बारे में जरूर आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष आपको याद रखना है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं आप बताइए। नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं दोस्तों हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर हमेशा होते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। और जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपसे क्या पूछा जाएगा? उपाध्यक्ष के बारे में। उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? दोस्तों सुमन बेरी। सुमन बेरी कौन है मित्रों? नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और इसके अलावा दोस्तों नीति आयोग का सीईओ आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, बीवीआर सुब्रमण्यम।
सुब्रमण्यम कौन है? ये नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं। क्लियर? तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नीति आयोग के सीईओ कौन है वर्तमान में? बीवीआर सुब्रमण्यम है। उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। कोई भी प्रधानमंत्री हो वो हमेशा क्या रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं, इसके अध्यक्ष। क्लियर ये बात? अच्छा, नीति आयोग के बारे में एक चीज और आपको यहां पर मित्रों बताएंगे। नीति आयोग थोड़ा सा नीचे हम यहां पर लिखेंगे तो थोड़ा सा आप लोग इसको देखिएगा। नीति आयोग के बारे में इसकी स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और ये किसके उत्तराधिकार के रूप में आया? यानी कि नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर हुई थी दोस्तों? तो ये आया था योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग के स्थान पर आया था, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों 15 मार्च सन 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। 15 मार्च सन 1950 को किसकी स्थापना हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी। इतनी सारी बातें मित्रों आपको नीति आयोग के बारे में याद रखना है। इसके अलावा नीति आयोग को दोस्तों क्या कहा जाता है? थिंक टैंक इसको कहा जाता है। थिंक टैंक इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें एक थिंक टैंक संस्था है। क्लियर? तो ये बात भी आपको हमेशा याद रखनी है। नीति आयोग में हर राज्य के सीएम इसमें सदस्य के रूप में होते हैं। सदस्य के रूप में होते हैं सीएम। प्रत्येक राज्य का सीएम इसमें सदस्य रहता है नीति आयोग में। इतनी बातें दोस्तों आपको नीति आयोग के बारे में याद रखनी है। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन क्या था? नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2023 में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान था मध्य प्रदेश का। प्रथम स्थान पर गुजरात रहा है, ये बात भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगला है बहुआयामी मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है 2022 में दोस्तों? यहां पर तो मध्य प्रदेश का चौथा स्थान था दोस्तों। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 2022 में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान रहा है। और दोस्तों बिहार का जो स्थान था इसमें गरीबी में पहले नंबर पर बिहार का टॉप पर है दोस्तों। बिहार देखिए गरीबी कितनी ज्यादा है बिहार पर। और मध्य प्रदेश भी कमजोर नहीं है गरीबी के मामले में, चौथे नंबर पर आ गया तुरंत मध्य प्रदेश, है ना। बिहार में दोस्तों गरीबी का एक कारण यह भी है, शिक्षा को हम वहां पर गरीबी का कारण नहीं कह सकते हैं। एक तो दोस्तों मुख्य रीजन है वहां का जनसंख्या का अधिक होना और जनसंख्या घनत्व का अधिक होना बिहार की गरीबी का एक कारण है। और दूसरा कारण है दोस्तों वहां पर जो दोस्तों वहां पर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो बिहार की एक गरीबी का बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और इसके अलावा तीसरा कारण अगर देखा जाए बिहार की गरीबी का तो राजनीतिक इच्छा शक्ति का कम होना, राजनीतिक इच्छा शक्ति का कमजोर होना, भ्रष्ट प्रशासन होना, ये यहाँ पर गरीबी का एक मुख्य कारण है। ठीक तरह से वहां पर नियमों को रेगुलेट नहीं कर पाना, ये बिहार की गरीबी का एक मुख्य कारण है। तो हमने आपको बिहार की गरीबी के कारणों के बारे में कुछ बातें बताई हैं, ये याद रखना। जनसंख्या और प्राकृतिक आपदा ये महत्वपूर्ण कारण है बिहार की गरीबी की। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान, बिहार का पहला नंबर आया, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। बिहार जो है दोस्तों जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश का जो है दोस्तों तीसरे नंबर पर ये राज्य है, तीसरे नंबर पर आता है जनसंख्या के मामले में। और मध्य प्रदेश आपका 5वें नंबर पर आता है जनसंख्या के मामले में। पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पर है जनसंख्या के मामले में और उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है जनसंख्या के मामले में। क्लियर? इतनी बातें आपको मित्रों यहां पर याद रखनी है। चलिए, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में मध्य प्रदेश का 13वां स्थान है। ये बात हम यहां पर ये इसका छोड़ करके गए थे। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 13वां स्थान था। और पहला स्थान दोस्तों किसका रहा है? पहला स्थान यहां पर कर्नाटक का रहा है। मित्रों ये बात याद रखनी है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में मध्य प्रदेश का 13वां स्थान रहा है। मित्रों ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और पहले नंबर पर इनोवेशन के मामले में, इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया करना, है ना। तो इनोवेशन के मामले में देखा जाए तो मध्य प्रदेश 13वें नंबर पर और पहले नंबर पर मित्रों कर्नाटक आया है। अच्छा, कर्नाटक के बारे में अगर हम आपको कुछ पॉइंट बताएं तो कंबाला का आयोजन, कंबाला एक फेस्टिवल है, कंबाला एक फेस्टिवल है और इसका आयोजन कहां पर? कर्नाटक में होता है दोस्तों। कंबाला का आयोजन कहां पर होता है? कर्नाटक में होता है। ये एक प्रकार से कीचड़ में भैंसों की दौड़ की प्रतियोगिता आयोजित कराई जाती है जिसको कहते हैं कंबाला। तो एक कीचड़ वाला पानी भरा जाता है और वहां पर भैंसा दौड़ते हैं दोस्तों, और वो जो प्रतियोगिता होती है उसको कहते हैं कंबाला का आयोजन। क्लियर? तो कंबाला का आयोजन कर्नाटक से संबंधित है, ये बात भी आपको मित्रों याद रखना है। और इसी तरह से जल्लीकट्टू होते हैं, तमिलनाडु का है दोस्तों ये जल्लीकट्टू, जहां पर दोस्तों सांड यानी कि जो बैल होता है उससे मानव की
लड़ाई करवाई जाती है, एक प्रतियोगिता होती है। तो इस तरह से जल्लीकट्टू आपका तमिलनाडु का है और कर्नाटक आपका कहां का है, ये कंबाला कहां का है, ये कर्नाटक का है। तो मित्रों इतनी बातें इसके बारे में भी आपको याद रखनी है। क्लियर? चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है। हाँ, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किसके द्वारा यहाँ पर कहा है दोस्तों, किसके द्वारा एक बेटिकल सॉफ्ट आधारित भूमिगत आयुध भंडार ढांचे का डिजाइन वैलिडेशन परीक्षण, ये वर्ड आपको याद रखना है। वैलिडेशन परीक्षण जो है ये किसके द्वारा किया गया? एग्जाम में इतना ही आपसे पूछा जा सकता है कि जो है वैलिडेशन परीक्षण किसके द्वारा, कौन सी संस्था के द्वारा किया गया वैलिडेशन परीक्षण? तो दोस्तों यह किया गया आपका एक सॉफ्ट आधारित है ना, किसके द्वारा? एक सॉफ्ट आधारित जो है भूमिगत आयुध भंडार ढांचे का वैलिडेशन परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा यहां पर किया गया है मित्रों। किसके द्वारा? डीआरडीओ। अच्छा, डीआरडीओ के बारे में दोस्तों हम आपको यहां पर जानकारी विस्तार से देंगे। अभी आप थोड़ा सा इसको पहले थोड़ा सा यहां पर देखने की कोशिश करिए। देखिए वैलिडेशन परीक्षण दोस्तों ये क्या काम करेगा? वैलिडेशन परीक्षण डीआरडीओ ने सफल रूप से कर लिया है। इससे होना क्या है? मेन चीज तो यही है ना कि आपको समझने के लिए तो यही है कि आखिर इससे होगा क्या। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे आर्मी के जितने भी गोला बारूद कहीं पर एक जगह रखे हुए हैं, क्लियर, तो वहां पर कई बार दूसरी कंट्री की आर्मी अटैक कर देती है, तो वो सभी गोला बारूद क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो वैलिडेशन परीक्षण किया गया है इसके माध्यम से होगा, भूमिगत आयुध भंडार ढांचे का, इसके माध्यम से होना क्या है कि जो गोला बारूद यहां पर भंडार रखा हुआ है वहां पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माने कि हम जो हैं इस खतरे से अब आजाद हो चुके हैं इस परीक्षण के माध्यम से। क्लियर? और यह परीक्षण किया किसने है दोस्तों? डीआरडीओ ने किया है। तो वैलिडेशन परीक्षण दोस्तों जो भी विस्फोट हो रहा है उसके ऊपरी प्रभाव का लोप करेगा, जिससे हमारे गोला बारूद जो भी आयुध सामग्री है वो सुरक्षित रहेगी। क्लियर? ये बात आपको दोस्तों याद रखना, भंडार में रखे गोला बारूद की सुरक्षा यहां से सुनिश्चित होने वाली है और ये परीक्षण डीआरडीओ ने हाल ही में किया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और दोस्तों देखते हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी मित्रों? स्थापना इसकी हुई थी 1958 में, 1 जनवरी 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है दोस्तों? डिफेंस रिसर्च, यहां पर लिखेंगे एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? डीआरडीओ का पूरा नाम है। स्थापना 1958 में मित्रों इसकी हुई थी। और इसके अलावा हेड इसके कौन है? समीर कामत वर्तमान में डीआरडीओ के क्या हैं? हेड हैं। ये भी आपको बात याद रखनी है। अच्छा, डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ये सारे पॉइंट आपको डीआरडीओ के बारे में जो है आपको यहाँ पर याद रखनी है। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके वर्तमान में हेड समीर कामत है। स्थापना 1958 में हुई थी। और इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर देखा जाए मित्रों यदि, तो यह है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका क्या है मित्रों? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है। इतनी जानकारी आपको दोस्तों डीआरडीओ के बारे में याद रखनी है। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है। हाँ, आपका प्रश्न नंबर 4 है, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, देश का सबसे लंबा ओवर ब्रिज। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्वेश्चन ब्रिज से आया है। देश का सबसे लंबा ओवर ब्रिज जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? देश का सबसे लंबा ओवरब्रिज मध्य प्रदेश में बन रहा है मित्रों। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आईएमपी कैटेगरी में रखेंगे मित्रों। इसको देश का सबसे लंबा ओवरब्रिज जो है ये आपका मध्य प्रदेश के कटनी जिले में, कटनी में एक स्थान है मुड़वारा, यहां पर दोस्तों बनाया जा रहा है। देश का सबसे लंबा ओवरब्रिज है दोस्तों, 1433.51 मीटर इसकी क्या है? लंबाई है। ये बात भी आपको याद रखनी है दोस्तों। यहां पर एक बात याद रखनी, 1433.51 मीटर इसकी क्या है? इसकी लंबाई है। किसकी? ये जो ओवरब्रिज बन रहा है कटनी के मुड़वारा में। क्लियर? अब ये देश का सबसे लंबा ओवरब्रिज है,
तो ये बात तो दोस्तों और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देश में और भी इससे पहले ओवरब्रिज रहे हैं, रेलवे ओवरब्रिज है एक्चुअल में देखा जाए अगर ये, है ना। तो वर्तमान में अभी ये तो बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर रहा है लिखा है ना, तो अभी ये बन करके तैयार मित्रों नहीं हुआ है, ये जो है बन रहा है। अच्छा, वर्तमान में सर्वाधिक लंबा ओवरब्रिज जो है वो कहां पर है दोस्तों? लोहित नदी पर, असम में बना हुआ है। कहां पर? लोहित नदी पर दोस्तों। और दोस्तों ये जो सर्वाधिक लंबा ओवरब्रिज है इसका नाम क्या है? भूपेन हजारिका सेतु। क्या नाम है मित्रों इसका? भूपेन हजारिका सेतु। दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश से लेकर के ये कहां तक बना है? असम तक बना है। और ढोला सादिया, क्या नाम है दोस्तों इसका? ढोला सादिया पुल इसको कहते हैं। ढोला से सादिया तक ये फैला हुआ है। ये दो स्थानों को जोड़ता है दोस्तों। ढोला जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक शहर है, एक स्थान है, और सादिया जो कि असम में है। तो ढोला से लेकर के मित्रों यह सादिया तक यह पुल जो है आपका गया है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ये बात भी आपको दोस्तों याद रखना है, इतनी बातें आपको यहां पर याद रखना। अच्छा, गांधी सेतु दोस्तों दूसरा जो लंबा पुल है दोस्तों, ये पटना में है दोस्तों। ये गंगा नदी पर बना हुआ है गांधी सेतु, और 5750 मीटर ये लंबा है। ये देश का दूसरा लंबा पुल है। क्लियर? तो इन पुल्स के बारे में आपको याद रखना है। अच्छा, यहां पर दोस्तों असम की बात आई है, यहां पर हम आपको बता दें कि असम में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहां पर माजुली नदी द्वीप का निर्माण करती है। माजुली नदी द्वीप का निर्माण करती है। और दोस्तों नदी के बीच में स्थान बच गया है, उसको द्वीप कहते हैं। जैसे समुद्र में द्वीप नहीं होते हैं, इसी तरह से जो माजुली द्वीप है मित्रों, ये कहां पर है? असम में, ब्रह्मपुत्र नदी में है। ये आपको याद रखना है। और असम की सरकार ने माजुली नदी द्वीप को नदी जिला घोषित कर दिया है। ये नदी जिला है यहाँ का। यहाँ पर दोस्तों धान की खेती होती है, और पर्यटन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हजारों पर्यटक यहाँ पर दोस्तों सालों यहाँ पर घूमने जाते हैं। तो जो है यहाँ पर मछली का दोस्तों उत्पादन ज्यादा होता है। मछलियों से लोगों की जीवन यापन होता है। इसके अलावा धान का उत्पादन होता है यहाँ पर, और पर्यटन यहाँ के आय का एक प्रमुख स्रोत है। ये बात भी मित्रों आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्लियर? थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जानकारियां हैं, ये और देख लीजिए। हाँ, 5वें प्रश्न में है। अगला प्रश्न है दोस्तों वो क्या होता था? हाँ, भारत आसियान संयुक्त समुद्री अभ्यास दोस्तों, ये AIME 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? ये अगले प्रश्न के बारे में देखिए। भारत आसियान संयुक्त समुद्री अभ्यास, जिसको कहते हैं A फॉर आसियान, I फॉर इंडिया, और M फॉर मैरीटाइम, E फॉर एक्सरसाइज। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है। आसियान, I फॉर इंडिया, M फॉर मैरीटाइम, और E फॉर एक्सरसाइज। क्लियर? तो ये आपका क्या है? ये जो एक्सरसाइज है, ये आपका जो युद्धाभ्यास है, इसका आयोजन 2023 में ये कहां पर हो रहा है दोस्तों? ये सिंगापुर में हो रहा है 2023 में। कहां पर? ये 300 ने यहां पर सिंगापुर में इसका आयोजन जो है हो रहा है। ये बात मित्रों आपको यहां पर याद रखनी है। क्लियर? अच्छा, आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 ये सिंगापुर में आयोजित हो रहा है। पहली बार हो रहा है मित्रों, ये बात भी आपको याद रखनी है। पहली बार ऐसा एक्सरसाइज हो रहा है दोस्तों। आसियान कंट्री, क्योंकि दोस्तों आसियान में 11 देश हैं। वर्तमान में कितने देश हैं? आसियान एक संस्था है, एक संगठन है, और इसमें नॉर्थ ईस्ट एशिया जो है दोस्तों, है ना, इसके दक्षिण पूर्वी देश शामिल हैं भारत दुनिया के, है ना, आसियान में। और इंडिया इसमें एक अलग कंट्री है जो कि आसियान का सदस्य नहीं है। तो इनके बीच में क्या हो रहा है? एक एक्सरसाइज हो रहा है, और ये कहां पर आयोजित हो रहा है मित्रों? सिंगापुर में होना है इसको। ठीक है, तो सिंगापुर में होना है। और इसके अलावा दोस्तों दक्षिण चीन सागर में भी इसका आयोजन किया जाएगा, इस एक्सरसाइज का। अच्छा, दक्षिण चीन सागर जो है दोस्तों, ये 9 डाइस लाइन यहां पर विवाद है। आपसे मात्र एग्जाम में इतना पूछा जाएगा कि 9 डाइस लाइन विवाद जो है वो किस सागर से संबंधित है? तो क्लियर? तो ये दक्षिण चीन सागर से संबंधित है। ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में जो है तो बन सकता है। तो सिंगापुर में ये एक्सरसाइज होने वाला है ना। भारत आसियान संयुक्त समुद्री अभ्यास AIME 2023 ये सिंगापुर में, और इसके अलावा दक्षिण चीन सागर में भी होगा। क्लियर? ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, इसमें भारत की तरफ से
कौन कौन से जहाज भाग लेंगे, कौन कौन से पोत भाग लेंगे। तो देखिए आईएनएस इंडियन नेवल शिप, आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप सतपुड़ा, आईएनएस सतपुड़ा भाग लेगा। और दोस्तों आईएनएस दिल्ली इसमें भाग लेगा, आईएनएस दिल्ली भाग ले रहे हैं। ये दो जहाज दोस्तों भारत की तरफ से इसमें क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। तो ये बात भी मित्रों आपको जो है याद रखनी है। क्लियर। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और है यहां पर देखिए। अब सिंगापुर की बात आई थी तो अग्नि वॉरियर युद्ध अभ्यास जो है भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। अग्नि वॉरियर युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है, भारत और सिंगापुर के बीच में। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है, भारत व सिंगापुर के बीच में होता है दोस्तों, भारत और सिंगापुर के बीच में होता है बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास। और इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा आसियान के बारे में हम आपको बताएं। आसियान की स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी दोस्तों। आसियान का मुख्यालय कहां पर है, जकार्ता में है, इंडोनेशिया के जकार्ता द्वीप में है। जकार्ता इंडोनेशिया की पूर्व राजधानी रही है, ये बात भी आपको याद रखना है। वर्तमान में सदस्य देखें अगर हम आसियान में, आसियान का पूरा नाम यहां पर देख लीजिए, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या होता है इसका पूरा नाम, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये मित्रों आसियान का पूरा नाम है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना 1967, मुख्यालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया। वर्तमान में इसके 10+1 हमने यहां पर लिखा है, मतलब इसके पहले 10 सदस्य थे। अभी हाल ही में तिमोर लेस्टे जो है एक आपका नया देश इसमें शामिल हो गया, तो वर्तमान में इसके 11 देश इसमें क्या है, सदस्य हैं। अच्छा, इंडोनेशिया की राजधानी दोस्तों जकार्ता थी और जकार्ता से बदल करके नूसंतारा कर दी गई है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा नूसंतारा कौन से द्वीप में है, तो दोस्तों ये कहां पर है, बोर्नियो में है। कहां पर है, बोर्नियो द्वीप में है क्या, नूसंतारा। तो मित्रों ये बात भी आपको जो है याद रखनी है। नूसंतारा किस द्वीप में है, बोर्नियो में है। इंडोनेशिया की राजधानी वर्तमान में नूसंतारा है, पहले क्या थी आपकी, जकार्ता थी। तो इतनी बातें भी आपको मित्रों यहां पर याद रखनी है। ये दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न था। यहां पर दोस्तों हमने 5 प्रश्न के बारे में बहुत ही डिटेल के साथ में चर्चा करने की कोशिश की है। दोस्तों जितना भी प्रश्नों का डिटेल रहा है उन सभी का आपको अपने नोट्स में नोट कर लेना है। दोस्तों आने वाले कुछ ही समय के साथ में आपके पास बहुत ही सारा कंटेंट होगा और ऐसा कंटेंट होगा जो आपको याद होगा। दोस्तों यहाँ पर हम चीजों को रिवाइज कराने की भी कोशिश करते रहते हैं आप लोगों के लिए। थोड़ा थोड़ा जो कल पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था, उसको अपने नेक्स्ट वर्तमान क्लास में इसको रखते हैं। तो इस तरह से आपकी जो तैयारी है उसको बेस्ट बनाना ही हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों लगे रहिए बड़ी ही मेहनत के साथ में दोस्तों, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।